ये है चार्ज। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, फिर चार्ज्ड बॉडीज क्या करती हैं एक दूसरे पे, क्या करती हैं बच्चों, फोर्स लगाती है ना। चार्ज बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्जेस। तो अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अगर चार्ज जो है वो अनलाइक इन नेचर है, तो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। और अगर चार्जेस लाइक इन नेचर हैं, तो फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगा। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी ओरिजिन ऑफ चार्ज की। ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में, ऐसा एटम जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बराबर संख्या में है, तो उसका नेट चार्ज ऑन दैट एटम इज जीरो। तो जीरो। ऐसे अगर एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो एटम हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, एंड सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज जनरली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से अगर आपको प्रोटॉन को निकालना है एज ए पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस तो हमें मिलती नहीं डेली लाइफ में। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जनरली आपका पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए हैं। ठीक। फिर दो सिंबल होते हैं फंडामेंटल्स या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन्स। तो -1 इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इट इज अ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज द फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, और ये फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज है, इसको पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करी थी। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, बताओ। कूलम्स, कूलम। है ना। कूलम। कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। और एक कूलम्ब कितना, किसके बराबर होता है, एक कूलम नहीं लिखवाया मैंने, लिखवाया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज जो ई है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से बराबर। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम एक कूलम भी लिख सकते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कैसे करेंगे बच्चों, अगर एक कूलम लिखवाऊं मैं, 1 कूलम इज इक्वल टू, तो क्या होगा, क्या होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वही, इसी को करोगे तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो आएगा, राइट। तो 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑन 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था कि इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ेंगे नहीं हम, है ना, वी विल नॉट ब्रेक द इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वही अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज रहेगा, और एनी प्रैक्टिकली पॉसिबल चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यही कहलाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें देखो बेसिक जो हो सकता था चार्ज वो होगा ई के बराबर, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर 2 ई हो सकता है, 3 ई 4 ई ऐसे होगा। तो 2 ई होगा तो -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे देखा हमने। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल चार्जेस, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो 1p 2p 3p ऐसे होगा, और नेगेटिव की बात करें तो 1e 2e 3e इस तरीके से होगा, राइट। और अगर इम्प्रैक्टिकल चार्ज की बात करी तो एनी फ्रैक्शनल वैल्यू जो आपका इंटीजर नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रैक्टिकल, या वो चार्ज हमारा डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन करे थे। ऑन द थंडर लाइटनिंग जब होगा तो कुछ चार्ज एक्वायर हुआ, तो बताओ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितना फर्क आ जाएगा। तो हमने कैलकुलेट ये कर लिया था। फिर उसके बाद एक मेथड ऑफ चार्जिंग पे क्वेश्चन किया था कि +2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का अगर चार्ज आ रहा है तो कौन सा मेथड यूज हुआ होगा। तो हमने देखा कि यार ये चार्ज तो इम्प्रैक्टिकल चार्ज है, क्यों, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उससे अगला क्या होएगा, 2 ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 3.2 आ रहा है। तो +2.4 तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन्स गायब होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को तोड़ना अलाउड नहीं था। तो इसी के लिए बोला कि 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का जो चार्ज है वो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, इसलिए दिस इज नॉट अ पॉसिबल चार्ज, इसलिए नन ऑफ द अबव मेथड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सच अ चार्ज। फिर बात करी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की।
तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उस सिस्टम के अंदर हमारा नेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है ना, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कि चार्ज उससे बाहर ना जा सके, चार्ज उसके अंदर ना आ सके। तो जो अंदर चार्ज रहेगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो जो अंदर जो ऑब्जेक्ट रहेंगे इस आइसोलेटेड सिस्टम में, उनके बीच में चार्ज का आदान प्रदान होता रहेगा और कोई नया चार्ज नहीं बन पाएगा, ना पुराना चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। तो क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की जो संख्या है वो उतनी ही रहेगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट। ठीक है। और कौन सा आइसोलेटेड? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक। फिर इसी के साथ साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि थर्मली आइसोलेटेड या परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या बताया था? यूनिवर्स इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। चाहे किसी भी फील्ड में बात कर लो, आइसोलेटेड में थर्मली कर लो, इलेक्ट्रिकली कर लो, मैग्नेटिकली, कुछ भी अगर आप पैरामीटर रख दो, तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। और ये होता क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई सराउंडिंग्स नहीं होती। सिस्टम अगर अपनी सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी और मास ट्रांसफर करता है तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है। और अगर मास और एनर्जी ट्रांसफर ना कर पाए तो उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब उसके लिए सराउंडिंग्स तो होना जरूरी है, बट अपने पास जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के पास उसकी खुद की कोई सराउंडिंग्स होती नहीं है, इसलिए क्या होगा? इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। और अप्रोक्सीमेट एग्जाम्पल क्या था थर्मल केस में? थर्मोफ्लास्क। ये देख लिया हमने। उसके बाद ये सिमुलेशन दिखाया था आपको। यहाँ पे हमने जो जो कंसेप्ट पढ़े थे वो सारे सीख लिए थे कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। फिर एक मेथड ऑफ चार्जिंग भी आपको बताया था कि फ्रिक्शन की वजह से, जब हमने इस बलून को रब किया इस जैकेट पे, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है चार्ज ट्रांसफर हो गया फ्रॉम दिस जैकेट टू द बलून। ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। फिर कंसेप्ट चेक में आपने क्वेश्चंस ट्राई किए थे, है ना। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। SI यूनिट इज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्स। व्हाट इज द एलिमेंट्री चार्ज रिप्रेजेंटिंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रिक चार्जेस? चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। According to the law of conservation of charge, what happens to the total electric charge? It remains constant in the an isolated system, right? इसके बाद हमने बात करी कि -3 एलिमेंट्री चार्ज है तो कितने नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो कितने थे? 3 थे, राइट। क्या हमने चार्ज एंड मास को कंपेयर कर लिया था बच्चों? एक बार कंफर्म कर दूं। कर लिया था, yes, है ना। कर लिया था। तो सिमिलैरिटीज क्या थी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, राइट। और दोनों ही अगर कोई भी अगर चार्ज होगा तो उसके साथ मास होना अनिवार्य है ना, क्योंकि चार्ज जो है वो किसी न किसी मैटर के ऊपर ही इंड्यूस होएगा, और मैटर है तो उसके पास मास होगा ही होगा। ठीक है। फिर बोथ एक्सर्ट फोर्स, और दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है। डिफरेंशिएटर क्या है? चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा और मास हमेशा पॉजिटिव होगा और चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज आएंगे, मास के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेज आते हैं। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा और मास कभी कभी एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है यूजिंग E=mc²। ठीक है। बट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये था कि मास कैन नॉट एग्जिस्ट विद जीरो नेट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और मास एग्जिस्ट कर सकता है विद नेट जीरो चार्ज। अगर न्यूट्रल एटम्स हैं सारे तो चार्ज जीरो रहेगा और मास एग्जिस्ट कर लेगा, बट अगर चार्ज है तो उसके साथ मास होगा ही होगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स हमने देखा था, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कुछ एग्जांपल आप लोगों ने बताए थे मुझे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के और और थर्मल कंडक्टर्स के, और बात करी थी इंसुलेटर्स की, उसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड थर्मल इंसुलेटर्स। तो बहुत सारे एग्जांपल थे, जैसे कि ऑल द मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स में हमने बात करी थी वुड, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, रबर, तारकोल, इस तरीके की चीज़ों की। ठीक है। तो दीज आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं बच्चों जो गुड कंडक्टर्स। एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, किसी बच्चे ने डाउट पूछा था दूसरे बैच में। तो ये देखो,
ये समझो कि आप ये मेटेलिक रॉड है, ठीक है, आपको ये सिलेंड्रिकल रॉड दिखाई दे रही है, और इसमें ब्लू कलर के जो गोले बने हुए हैं ये आपके एटम्स हैं, ठीक है, और उन एटम्स के अंदर जो रेड कलर के डॉट्स हैं वो उन एटम्स के न्यूक्लियस हैं, राइट। और जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो अब अगर मैं इस रोड के दोनों तरफ एक बैटरी अटैच कर देता हूँ, है ना, 220 वोल्ट का पोटेंशियल दे देता हूँ, तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेटल है ये, और मेटल में आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिट में जो फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द मेटेलिक डोमेन। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे, ग्रीन कलर के एरोज दिख रहे हैं आपको, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ड्यू टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और इसी की वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों। अब यस कोई सर। बच्चा बोलेगा, कोई बोलेगा कि सर ये क्या एटम्स, क्या पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा? तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो है वो है आपका एटम्स के ऊपर, और एटम्स है ना किसी भी सॉलिड में इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस में असाइंड होते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर कि जो मटेरियल है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जनरली रहता है ना, क्रिस्टलाइन या अमरफस। तो बेसिक जब आप उसका बिल्कुल मोलिकुलर लेवल पे जाओगे तो एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये एटम से एक दूसरे से इस तरीके से बंधे रहते हैं रेगुलर पैटर्न में। तो एटम का मूव करना, है ना, जो एटम है इसका मूव करना पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज एटम पे आया था पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज का मूव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं। तो जो ओनली थिंग है जो मूव कर सकती है वो है फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से बैटरी जोड़ी जाएगी, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो इधर, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये एब्जॉर्ब होंगे इसमें, फिर वायर से मूव करेंगे, बैटरी के थ्रू जाएंगे और फिर नेगेटिव टर्मिनल पे चले जाएंगे। तो हमारा जो करंट फ्लो होता है वो इस तरीके से होता है। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, बाद में जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा ये है क्या। ठीक है, इतना जिन बच्चों को समझ आया गिव मी थम्स अप बच्चों, जितना आ गया तो। अभी इसमें किसी में डाउट है तो डाउट्स पूछो। हाँ सूरज। सर, आर वी गोइंग टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस नोट्स? हाँ हाँ, पीडीएफ तो मैंने शेयर कर दिया था। ओके, थैंक यू सर। हाँ पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया था मैंने। ठीक है। ओके सर। ओके, और इसमें ये हो गया। अब पढ़ते हैं आपका कूलम्स लॉ। मैंने आपको बोला था कि कूलम्स लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। तो कूलम्स लॉ से पहले अब देखो, हमने मेटेलिक गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स देख लिए। अब एक चीज होता है मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने चार्ज प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज, हाउ टू डेवलप चार्ज ऑन सम ऑब्जेक्ट। तो इनिशियली अगर न्यूट्रल चीज है तो कैसे होगा, देखो, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स का मतलब है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो है उनको चार्ज किस तरीके से किया जा सकता है, हाउ टू इंड्यूस चार्ज ऑन गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय मेथड ऑफ चार्जिंग, बाय मेथड ऑफ चार्ज कंडक्शन एंड चार्ज इंडक्शन। चार्ज कंडक्शन और चार्ज इंडक्शन ये दो मेथड हैं जिनकी मदद से हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखो बच्चों, ये है चार्ज कंडक्शन। तो जैसे थर्मल कंडक्शन आपने देखा था, हीट कंडक्शन, उसमें क्या होता था कि टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोथ द ऑब्जेक्ट शुड बी इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, है ना। जब हीट कंडक्शन होती है, जैसे मान लो आपको कपड़ों पे प्रेस करनी है, ठीक है, कपड़ों पे आपको आयरन करना है, तो हीट ट्रांसफर होगी आयरन से कपड़ों पर, है ना। तो उसके लिए कपड़े और आयरन दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आने चाहिए। वो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्शन, की कंडक्ट कर गया, है ना। हीट जो है वो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट से कंडक्ट कर गया। सिमिलरली जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उन पे अगर चार्ज को डेवलप करना है तो क्या करेंगे, पहला मेथड है चार्ज कंडक्शन का। तो इसके लिए पहला एक ऑब्जेक्ट जो होगा, मान लो ऑब्जेक्ट नंबर 1, इस पे पहले से कोई चार्ज होना चाहिए, ठीक है, इट इज ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज। और ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑलरेडी चार्ज था, देखो नेगेटिव चार्ज है इस पे, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, इनको एक वायर से जोड़ देंगे, ठीक है, इनको एक वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो एक वायर से जैसे ही कनेक्ट होंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज चार्ज है, साइड में आ जाएगा इसके। नहीं 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 आएगा पॉजिटिव चार्ज, रुको,
ये नेगेटिव चार्ज था इस पे 1 पे, तो अब क्या ये नेगेटिव चार्ज मूव करने की कोशिश करेगा इधर से? यस सर, बराबर बराबर। नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और दोनों पे बराबर बराबर बट जाएगा, ठीक यस है। सर, हाफ इधर हाफ इधर। हाफ इधर और हाफ इधर, डिपेंडिंग, अभी वो हाफ हाफ नहीं बोलेंगे, वो रहता है आपका चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज था नंबर 1 पे, जैसे वायर से जोड़ा तो वायर से जोड़ने के बाद 2 पर भी ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मान लो 4 इधर आ गए और इधर से 4 गायब हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड से मूव करके चार्ज थ्रू दिस वायर राइट साइड वाले इस नंबर 2 ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये मेथड क्या कहलाया? बहुत बेसिक था ना, कि वायर जोड़ दिया और चार्ज ट्रांसफर हो गया। इसको क्या बोला बच्चों? मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्टर बाय चार्ज कंडक्शन। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया और चार्ज कंडक्ट करके ऑब्जेक्ट नंबर 2 पर ट्रांसफर हो गया। तो ये पहला मेथड था, इसको क्या बोला? चार्ज कंडक्शन, ठीक है। चार्ज हो गया कंडक्ट, ठीक है। ये समझ आया चार्ज कंडक्शन? यस सर। ठीक है। अब दूसरा मेथड है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोई चार्ज करने का। अब देखो गुड चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसलिए हो पाया, देखो ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड है ना वायर, तो इस वायर के बाद ये चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूट इसलिए हुआ ना क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, इसलिए हमने बोला कि वी आर चार्जिंग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करने का पहला मेथड था चार्ज कंडक्शन। इंसुलेटर को इस तरीके से चार्ज नहीं कर सकते। अगर ये प्लास्टिक का होता ना, ये मेटालिक ना होके स्फीयर प्लास्टिक का होता, तो वायर चाहे कितनी भी टच हुई रहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, चार्ज वायर के ऊपर ही रहेगा और आगे मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि चार्ज कंडक्शन से ये चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक। उसके अलावा देखा जाए तो सेकंड मेथड है चार्ज इंडक्शन, कि चार्ज को इंड्यूस करना है, चार्ज को इंड्यूस करना है कि बाहर के चार्ज के प्रभाव में आकर चार्ज इंड्यूस होगा, है ना। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज रॉड। इनिशियली क्या था, अभी ये देखो फाइनल स्टेट जो है वो ड्रॉ कर रखी है, जो स्टेट है फाइनल स्टेट ड्रॉ कर रखी है। इनिशियली जो आपका स्फीयर है, जो आपका स्फीयर है ये भी न्यूट्रल था, है ना। ये जो स्फीयर है इस पे भी चार्ज थ्रू आउटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ऐसे था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर बटे हुए थे, तो उसको बोला गया था कि यार ये न्यूट्रल है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि एक पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास लेके आया, पॉजिटिवली चार्ज रोड में लेके आया। तो और ये है, ये जो स्फीयर है ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, दे विल बी attracted की repelled, they will be attracted by the positively charged rod। पॉजिटिवली चार्ज रोड क्या करेगी, इनको अट्रैक्ट कर लेगी। तो क्या होगा, देखो एज ए रिजल्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था ये खत्म होकर नेगेटिव चार्ज है वो रोड की तरफ आ जाएगा, ये आ गया, और पॉजिटिव चार्ज रोड से दूर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज रोड की तरफ आएगा और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो रोड से दूसरी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इसको और अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं अभी, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो ताकि। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो रोड की साइड आएगा, और पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज मूव क्यों कर गया, पॉजिटिव चार्ज मूव क्यों कर गया। तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं किया बच्चों। जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं चार्ज के क्लाउड की, चार्ज क्लाउड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऐसा बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं बुक्स में देखोगे तो, कि आपको ऐसा दिखेगा
कि चार्ज का, जब आप चार्ज को सिंबॉलिकली ड्रॉ कर रहे हो कि भैया लेफ्ट साइड में ज़्यादातर एवरेज जो वैल्यू है चार्ज की वो नेगेटिव है, और राइट साइड में अगर आप एवरेज चार्ज लो तो वो पॉजिटिव है, लगभग पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड में है और लेफ्ट हाफ में नेगेटिव वैल्यूज है। तो ये तो मुझे समझ आता है कि अगर यहाँ से मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, तो लेफ्ट हाफ ऑफ द स्फीयर में आपको लगभग नेगेटिव चार्ज दिखेगा और राइट हाफ में आपको लगभग पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल पॉजिटिवली चार्ज रॉड। तो ये क्या हुआ, ये बाहर से आने वाले चार्ज ऑब्जेक्ट ने चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, इनिशियली न्यूट्रल मटेरियल के ऊपर चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका हुआ, चार्ज के क्लाउड का, या चार्ज क्लाउड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। अभी घबराना मत, इस शब्द से बताता हूँ इसको, ठीक है। तो पॉजिटिव दूर भग गया और नेगेटिव पास आ गया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर मैंने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड को कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव जो लेफ्ट साइड में था ये पॉजिटिव इसके थ्रू ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर। Ground अब पे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहा, बेसिकली देखा जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना। चार्ज जो है ये क्या हुआ कि हमारा ग्राउंड से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, यस सर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करे ऊपर और ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए, ठीक है, और उन्होंने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर मैं इस रोड को दूर ले गया, दूर ले जाके ये क्या हुआ, फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज कर दिया, इसको स्फीयर को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। अब सुनो, इसके लिए एक वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा आज ग्रुप में, जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा एनिमेशन से, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है समझने में, ठीक है। तो वीडियो आप समझना, बेसिक आपने अगर ध्यान से सुना है तो समझ आ जाएगा, ये वीडियो जैसे ही देखोगे अच्छा ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखो, तो इसे क्या बोलेंगे, इंडक्शन, चार्ज इंडक्शन बच्चों, इंड्यूस हुआ ना, बाहर से जो रोड आया उसके प्रभाव में आके, इंडक्शन है ना। जैसे गुड हैबिट्स आर इंड्यूस्ड, किसी अच्छे आदमी को आप देखो तो गुड इंड्यूस हो जाता है, तो चार्ज इंडक्शन बोला इसको, दिस इज चार्ज इंडक्शन। और ये है आपका चार्ज कंडक्शन, ठीक है। अब एक चीज मैंने यूज करी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वो भी आप समझो ताकि आपको थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग आए टॉपिक की। घबराना मत शब्दों से, बस समझ लो। तो देखो, बादल क्या होता है, बादल में होती है ना टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदों से बन के बादल बनता है ना। ठीक उसी प्रकार से मैंने ये बोला आपको कि यहाँ पे क्या है, चार्ज का क्लाउड है, ये आपका मेटेलिक शीट बोल लो इसको, या मेटेलिक स्फीयर बोल लो, ठीक ऐसा ही जैसा ये रहा, एक ऐसा ही स्फीयर है ये भी ब्लू कलर का। अब इसमें बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और उसी के साथ अटैच्ड होंगे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होंगे जो इस मटेरियल को बना रहे होंगे, जिसकी वजह से ये मटेरियल कंस्ट्रक्ट हो रखा होगा। एटम्स है ना ये तो सारे, प्रोटॉन्स है एटम्स के अंदर और न्यूट्रॉन्स उसके आसपास हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इनके साथ साथ सबके पास इलेक्ट्रॉन भी था। ऐसा कब था, तब इसको बाहर से कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये आपस में अपने मजे में जिंदगी जी रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव आराम से इकट्ठे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ऐसे मजे में था, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज के क्लाउड की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, इलेक्ट्रॉन्स आराम से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक वैसे ही जैसे आप पॉजिटिव चार्ज को बूंदे मान लो, ड्रॉपलेट्स मान लो, और तो पूरा बादल हो गया, बादल में छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज जैसी बूंदे हैं और नेगेटिव चार्ज जैसी बूंदे हैं। तो नेगेटिव वाले चार्जेस का जो क्लाउड है वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिव वाले का चार्ज भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब मैं लेके आया, जैसे पहले लेके आया था, लेफ्ट साइड से लेके आऊंगा हैवीली पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, जैसा अभी हुआ था इंडक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज आया और इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, और पॉजिटिव जो आपका ये वाला पॉजिटिव इसको पुश करने की कोशिश करेगा। तो पॉजिटिव इज ड्यू टू एटम्स, तो ये तो मूव करेंगे नहीं, वहीं के वहीं रहेंगे, तो ये क्या कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये आने की वजह से जो स्थिति पैदा होगी वो इस तरीके की हो जाएगी कि आपके ये पॉजिटिव के यहीं रहे, और जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी वो किस साइड बढ़ जाएगी, लेफ्ट में कि राइट में,
लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ Left. आने की कोशिश करेंगे, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और अब बात करें, अब देखो, अब फिर से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। तो अब इस वर्टिकल लाइन में देखो, केस नंबर 1 जो ऊपर था उसमें दोनों के ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन आपका सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन केस नंबर 2 नीचे वाले में राइट साइड में क्या है, लो। पॉजिटिव चार्ज और लेफ्ट में नेगेटिव। Negative. ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसी को बोला कि नेगेटिव चार्ज का क्लाउड शिफ्ट हो गया लेफ्ट की साइड में। नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड था पहले रीडिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में उसकी टेंडेंसी ज्यादा हो गई। तो जो नेगेटिव वाली बूंदे थी वो लेफ्ट में खिंच गई, और पॉजिटिव वाली थी वो वहीं रही, लेकिन उनका एवरेज जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया ना, राइट साइड में पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, क्लाउड की बात करते हैं, अगर चार्ज के Majority क्लाउड of. की कभी समझ आया, थोड़ा थोड़ा कुछ लगा हुआ, Yes. Yes, sir. सर ठीक है बच्चों। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज कंडक्शन आपको समझ आया क्या, चार्ज इंडक्शन मैंने आपको समझा दिया, इनकी मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा तो आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। लिख देते हैं वीडियो टू बी शेयर्ड। इंडक्शन प्लस इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन वो देखा है आपने, इंडक्शन वाला चूल्हा देखा है, इलेक्ट्रिक, Yes, sir. है ना। Yes, sir. इसमें Yes. भी ये कंसेप्ट यूज होता है चार्ज इंडक्शन का। अभी जब आप पढ़ेंगे ना, वो सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है एज ए कोर बिहेव करता है, ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा कैसे काम करता है, ठीक है। इसका भी वीडियो, ठीक है। ये अच्छा तरीका है ना, आपको वीडियो अगर साथ में मिल जाए तो समझ आ जाएगी चीजें ना, धीरे धीरे यही करेंगे अब 12th को समझने के लिए। वीडियोज एंड एनिमेशंस आर हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो चार्ज का ही नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। लास्ट में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा तो सर आप कहोगे सर बस ले दे के एक चीज याद है कौन सी, V इक्वल्स टू IR। बोले सर इससे कुछ करा सकते हो तो करवा लो, बाकी नहीं आता कुछ भी। यस सर, बिल्कुल सही बात। है ना, Right, या sir. फिर या बोलो कि सर I² RT, बस ये कुछ हो रहा हो तो इससे कुछ करवा लो, हीट इज इक्वल टू I² RT, बाकी अपने से नहीं हो रहा, अपने हो रहे हैं नशे, ठीक है। यस सर, बिल्कुल सही बोलते हैं मीम आप। देखा है, वो देखा है मीम, Yes. हमने नहीं Yes, वेरा sir. लाडले, अपने हो रहे हैं नशे, ठीक है। तो वो वाली बात करने लगोगे सर हमें नहीं पता, हमारे हो रहे हैं नशे, ठीक है। चलो अब वापिस आते हैं, क्वेश्चन करो, पढ़ो और अनम्यूट करके आंसर दो। In the process of conduction, how does the transfer of charge occurs in a conductor? तो एक कंडक्टर के अंदर कंडक्शन चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन में किस तरीके से चार्ज होता है, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द चार्ज ऑब्जेक्ट, थ्रू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल विद द कंडक्टर, थ्रू द इन्फ्लुएंस B. थ्रू, कौन सा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या इन्फ्लुएंस? C. अरे यार, अभी अभी देखो कौन सा है प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन कौन सा था, कौन सा वाला था कंडक्शन, पहला वाला। इसमें इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ वायर के थ्रू। यस सर। Yes, sir. Yes. फिर क्या क्या सूंघ रखे, सस्ते न से करके आए हो गया यार तुम आज, पहले बता दो। मैंने यही बोला था। ए बोला था, देखो देख लो, तो हंसने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन देख लो। अच्छा सुनो, अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हमारी क्लास में, लास्ट में एक फॉर्म भरवाएंगे आपसे ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, तो सब लोग स्टे करना, और पंकज सर विल हेल्प यू आउट, तो उस चीज़ के लिए स्टे करना है ना, बीच में जाना मत छोड़ के। तो यस सर। हाँ, एक फॉर्म भरना है आज क्लास में, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जहाँ भी दिखेगा उसको मतलब क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज ऑब्जेक्ट, एक चार्ज था एक ऑब्जेक्ट, दूसरे को चार्ज करना था तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया वायर से, ठीक है। चलो दूसरा, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद अ न्यूट्रल कंडक्टर, व्हाट हैपेंस टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंडक्टर? पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आए न्यूट्रल, B. तो क्या होगा, Sir, B. ए या बी? B. B. सर हैंड रेज करो, ऑप्शन नंबर ए पे हैंड रेज करो जिनको ऑप्शन ए लगता है, ठीक है।
चलो बच गए कुछ कुछ लोग। ऑप्शन नंबर बी। B. वाह बेटे वाह, जो सिखाया बस जो दिखा दिया वही सही है। अपना दिमाग क्या क्या हो गया तुम्हारे। देखो, व्हेन ए Sir, पॉजिटिवली चार्ज रोड इज ब्रोट इनटू कांटेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज रोड थी, उसको टच करा दिया किसी कंडक्टर पे, लो करा लो, ये पॉजिटिव थी, इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर है ये, ठीक है। अब इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करा दिया तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। yes, अरे sir. पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आ जाएगा। सर स्पेयर का नेगेटिव चार्ज जाएगा ना इधर। हाँ मतलब बात वही है, उतना अब तुम गहरी बातें मत करो, जो समझ आ रहा है वो भी नहीं आएगा। रुको, बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज रोड थी, तो ये रोड क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगी डायरेक्ट कांटेक्ट पे, yes sir, है ना। तो ऐसा होएगा, लेकिन अब देखो होगा क्या, जैसे इन्होंने छेड़ ही दिया है तो बता ही देता हूँ क्या होगा। स्फीयर का जो है इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेंगे, जैसे कनेक्ट होगा ये वायर के थ्रू, तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इधर मूव कर जाएंगे ऐसे इस पे, और इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे कुछ कुछ को, तो ये कुछ कुछ पॉजिटिव इधर बच जाएगा, और क्योंकि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे इधर से मूव होके, तो आपका फिर जो है जो स्फीयर है उस पर कैसा चार्ज बच जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज। positive, इनमें कुछ कुछ पॉजिटिव वाले जो है बिना इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे, ठीक है, कुछ कुछ बॉयफ्रेंड को इनकी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, ठीक है, और कुछ कुछ की जो है इनके साथ रहेगी, ठीक है, तो ऐसा है। अब आ गया समझ, ठीक है। ये करो, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन प्रोसेस इन चार्जिंग ए कंडक्टर, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन प्रोसेस इन चार्जिंग ए कंडक्टर। जो प्रोसेस था चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इंडक्शन में, no, सर no नहीं होता। टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ चार्जेस विद इन द कंडक्टर, ये होता है, yes sir, यही तो होता है। जब तक बाहर से ये हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव चार्ज जब बाहर उसके आसपास प्रेजेंट रहेगा तो टेम्परेरी सेपरेशन हो जाएगा ना, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सेपरेट हो गया था, देखो यार देखो, जब तक ये पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास रहेगा तब तक ही तो ऐसा है, जैसे पॉजिटिव हटा लोगे वापस इलेक्ट्रॉन फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक खास बात यहाँ पे ये है कि इनके बीच में गैप रहेगा हमेशा, टच करा दिए तो मेथड ऑफ कंडक्शन हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो ये हमारे पास थे किसको चार्ज करने के तरीके, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करने के ये हमारे पास मेथड्स थे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या बच गया, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स जिनमें फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ना हो, तो उनको चार्ज करने के तरीके, चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर्स कैन नॉट बी चार्ज बाय कंडक्शन, क्यों, बाय कंडक्ट ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कहाँ से चार्ज करोगे। मान लो तुमने दो स्फीयर ले लिए, मान लो एक ये ले लिया जो चार्ज स्फीयर था, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव हमेशा कंफ्यूज करता है, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। एक और स्फीयर लेके आया जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब आपने क्या करा, बोले कि चलो यार ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करना है, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ना वायर के थ्रू तो जाएगा, बट कौन से पॉइंट तक जाएगा, बस इस पॉइंट तक जाके रुक जाएगा, यस क्योंकि सर इसके आगे क्या है, इसके आगे ये ग्रीन कलर का जो स्फीयर है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड तो है इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर नहीं सकते, तो कहना है चार्ज अ बैड कंडक्टर बाय मेथड ऑफ कंडक्शन, नहीं कर सकता, no sir, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा नहीं किया होता तो इसके अलावा दूसरा तरीका लगाता, मान लो मैं क्या करता, हैवीली चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले आता इधर से लेफ्ट राइट साइड से, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करता, इस मेथड ऑफ इंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता ही नहीं है, तो चाहे जितना मर्जी बड़ा चार्ज ले आओ कुछ होएगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिंदास फैले फैले रहेंगे, यस सर तो
पॉजिटिव Yes, नेगेटिव sir. चार्ज का जो क्लाउड है वो हमेशा मजे में फैला फैला रहेगा, तो मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ जो कंडक्शन और इंडक्शन यूज हो नहीं सकता। अब इंसुलेटर्स पे चार्ज इंड्यूस करना है कैसे? अरे हमने ऑब्जर्व तो किया ना, जैकेट जो हमारी होती है, कंबल होता है, जैकेट होती है, इंसुलेटर ही है, बट चार्ज तो इंड्यूस होता है, हमने एक्सपीरियंस किया है, डिस्चार्ज होते हैं चीज़ें, चट चट की आवाज़ आती है, करंट लगता है, हमारे बालों में कंघा करते हैं तो भी आवाज़ें आती है, तो बाल भी तो वही है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से चार्ज करो, चीज़ों को आपस में रगड़ो तो चार्ज हो जाएंगी। जैसे स्केल पकड़ो, बालों में रगड़ो और पेपर की जो क्लिप, पेपर के टुकड़े, उनको वो अट्रैक्ट करने लगेगा, थर्मोकोल की बॉल्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। When two bodies are rubbed against each other, electrons get transferred from one body to another. जैसा हमने उस सिमुलेशन में भी देखा था, बलून जो है वो इंसुलेटर है, रबर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली जैकेट थी, अगर वो वुलन जैकेट है तो वुल इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों को आपस में रगड़ा तो क्या हो गया? चार्ज हो गए, दोनों चार्ज ट्रांसफर हो गया एक से दूसरे पे। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था उसने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपनी तरफ, और जो नेगेटिविटी जिसकी कम थी उसने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया दूसरे मटेरियल को। ठीक है, सर तो हाँ जी, जब अपन पत्थरों को रगड़ते हैं उसमें क्या होता है? जब हम पत्थरों को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें चिंगारी उठती है ना, जो वो दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। वहां पे Okay. इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, वहां पे फ्रिक्शन है बच्चे, हीट जनरेट होती है, वो इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि वो बर्न होने लगता है। ठीक है, व्हेन टू Sir? बॉडीज, हाँ जी, सर वो भी चार्ज के कारण होता है? नहीं नहीं, चार्जिंग के कारण नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं है, उसमें फ्रिक्शन है, खाली हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, जैसा हमने सिमुलेशन में देखा था। तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ चार्जिंग एन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सिल्क इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गया जी, और ग्लास है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये सिमुलेशन मैंने आपको दिखाया था। इस बलून को हमने पकड़ा, जैकेट पे घिसा है, तो उसके बाद क्या हुआ? ड्यू टू दिस फ्रिक्शन चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जैकेट टू बलून। तो इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, बलून की जैकेट? जैकेट। सर बलून। बलून। जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो बलून नेगेटिव चार्ज हुआ था कि जैकेट हुआ था? बलून। बलून हुआ था। सिमुलेशन जब करा था तो उसमें बलून पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा हुआ, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? बलून। बलून। चलो अब पहुंच गए आखिरकार हम अपने लक्ष्य पर, वो ये है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो अब हमें सब कुछ समझ आ गया। अब बात करते हैं, कहानी वहीं से शुरू करते हैं बच्चों। क्या पढ़ाया था आपको? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैसा सा रूल है कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा है कूलम्ब्स लॉ। किसके बारे में बात करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। जैसे यहाँ पे आपको 1 और 2 दिख रहे हैं पॉइंट चार्जेस, चार्ज नंबर 1 एंड चार्ज नंबर 2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की ये बात करता है। ठीक है, तो जो 1 पे है इसको बोल दिया चार्ज Q1, और जो 2 पे है उसको चार्ज Q2 बोल दिया मैंने, राइट। तो चार्ज Q1 एंड Q2 दे विल बी अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग ईच अदर। तो इन दिस केस दे आर अट्रैक्टिंग, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। तो जैसे फोर्स अप्लाइड ऑन 1 by 2, फोर्स अप्लाइड ऑन 2 by 1, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आएगा। तो फोर्स अप्लाइड ऑन 1 by 2 शुड बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन 2 by 1 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड होगा कितना वो बात करता है कूलम्ब्स लॉ।
तो 2 पॉइंट चार्जेस है, इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, है ना, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है, सेंटर टू सेंटर दूरी जो इनकी है वो r है, ये आपका r है। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, देखो इसकी दो स्टेटमेंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, force of attraction is directly proportional to magnitude of second charge, and force of attraction is directly proportional to 1 by r square या inversely proportional to the square of separation between the two point charges। ठीक है, इन तीनों बातों को इकट्ठा कर दो तो क्या मिलेगा, F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square। constant of proportionality भी हटा दो तो F is equal to K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिन पे ध्यान देना है। Q1 Q2 तो हमें पता है मैग्नीट्यूड है, R पता है दोनों के बीच का सेपरेशन है, और K क्या है, K जो है आपका कूलम क्या है कि कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट है, ये और ये अणु के कांस्टेंट मतलब डिपेंड किस पे करता है, स्पेस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल मीडियम। ठीक है, मटेरियल मीडियम का मतलब क्या है बच्चों, कि जो ये चार्जेस हैं ये एयर में प्रेजेंट है, फ्री स्पेस में प्रेजेंट है, ऑयल में प्रेजेंट है कि वाटर में प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जो भी मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करेगी के की वैल्यू। ठीक है, तो जो के है उसकी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल मीडियम। जनरली हमारा फ्री स्पेस या एयर होता है, तो फ्री स्पेस एंड एयर के लिए जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए है, 9 × 10⁻⁹ फॉर एयर और फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या एयर, यानी 2 पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच में जो यहाँ पे जो मटेरियल होगा ना, उस मटेरियल अगर वो एयर है या फिर फ्री स्पेस है, खाली जगह है या फिर एयर है, तो आप के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ यूज करोगे, राइट। अगर इनके अलावा कुछ और है, ऑयल है या कुछ और मटेरियल है, तो फिर वैल्यू आपको गिवन होगी, है ना, और वो एप्सिलॉन के फॉर्म में गिवन होगी, तो वो आपको बताऊंगा कैलकुलेट करके जब क्वेश्चन आएगा उस तरीके का। ठीक है, तो अब हमें समझ आता है कि के इज जनरली 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 आपको कूलम्स की फॉर्म में SI यूनिट में गिवन होंगे, R आपको मीटर में रखना है, तो फोर्स किस यूनिट में आएगा। फिर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ वैल्यूज को, तो K की वैल्यू तो आपने 9 × 10⁻⁹ रख ली। ठीक है, इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्जेस को रखना है किस कूलम्स में। ठीक है, R को रखना है किसमें, मीटर्स में। तो फोर्स किस में आएगा बच्चों, न्यूटन बच्चों, फोर्स का न्यूटन ही रहेगा। तो K की वैल्यू तो आपने रख ली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये चार्ज था कूलम में रख लिया, R को मीटर्स में रख लिया, तो फोर्स आएगा न्यूटन में। न्यूटन खाली न्यूटन आएगा, और 9 × 10⁹ ये आप रख लो फॉर फ्री स्पेस या एयर। यस सर। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि बेसिक फॉर्मूला क्या है कूलम्स लॉ का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, या रिपल्शन होगा तो भी यही होगा। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया F की वैल्यू, क्या वो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है बच्चों? डिड वी ओनली कैलकुलेटेड मैग्नीट्यूड ओनली, है ना बच्चों। देखो यहाँ पे देखो K इज स्केलर, Q1 Q2 R स्क्वायर, ये सब हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, राइट। अब हम, लेकिन फोर्स क्या होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ फोकस करेंगे F, ये हमने ये कैलकुलेट किया है, F12 का मैग्नीट्यूड, F21 का मैग्नीट्यूड, लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बार कूलम्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में भी देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम कूलम्स लॉ को देखेंगे तो हम हर एक चीज को वेक्टर के टर्म्स में लिख लेंगे, जैसे F12 F21 बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, चार्ज Q1 था उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको कहा हमने R21।
या R21 या R12, वो डिपेंड करेगा कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। जोन सा फोर्स निकालोगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं F12 फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2, Q1 के द्वारा लगाया गया, Q1 पे लगाया गया फोर्स बाय Q2, तो Q1 पे लगाया गया फोर्स बाय Q2 कौन सा है बच्चों, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2 F12। F12 ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म में पढ़ने का मतलब है कि अब आप रिस्पॉन्स दो, दोनों सब बच्चे दोनों फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्स दो, ठीक है। Q1 एंड Q2, तो फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 बाय Q2 कौन सा वाला है, F12। F12 कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, Right. पॉजिटिव एक एक्स। आई कैप डायरेक्शन में, यस। Yes, sir. yes sir पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ही तो बोलते हैं आई कैप डायरेक्शन, Yes, sir. तो F12 इज पॉइंटिंग इन आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। F21 कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, Negative. नेगेटिव है। नेगेटिव एक्स में या फिर माइनस आई कैप में, ठीक है। अब देखो, अब मैं कैलकुलेट करने चाह रहा हूं बच्चों कि F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F12 फोर्स F12 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो पहले ही था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे F12 K पहले से पता है, Q1 Q2 पहले से पता है, R का स्क्वायर ये भी पहले से पता है। अब मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, बस ये देखो R21 से, व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग F12 तो कौन सा वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, R21 से, उससे दूसरे वाले से। क्यों किया, 1/2 पे फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2 कर रहा हूं और R21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसा क्यों किया मैंने, डायरेक्शन सेम है दोनों की। डायरेक्शन सेम नहीं है, देखो R21 कौन सा है, 1 से चलकर 2 की तरफ जाने वाला, ये पोजीशन वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही तो होता था कि फाइनल पहले आएगा और इनिशियल बाद में आएगा, ठीक है। तो इसकी ये वेक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी आप ये मत बोलना नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, वो इसलिए आता है बच्चों, देखो कि R21 2 पे जाना है, फाइनल 2 है और इनिशियल 1 है, तो R21 इज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, वेक्टर F12 इज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो R21 और F12 एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये करना है, ठीक है। आपने सही बताया था बच्चे, लेकिन बस ये बता रहा हूं मैं, R21 इज पॉइंटिंग इन आई कैप डायरेक्शन एंड F12 इज ऑल्सो पॉइंटिंग इन आई कैप डायरेक्शन। तो बस ये ध्यान रखना है हमें वेक्टर फॉर्म में लिखते टाइम कि व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन ऑफ 1/2, तो वो 1/2 वाला डायरेक्शन R21 से मिलेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। तो अब मैं रख देता हूँ इन वैल्यूज को, वेक्टर R21 रख दिया, नीचे एक R से मल्टीप्लाई किया तो R³ आ गया, ये जो R यूनिट वेक्टर इन 21 इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये मैग्नीट्यूड था, वो एक ये R² था, एक मल्टीप्लाई हुआ तो R³ हो गया, और इसको यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया मैंने वेक्टर 21 में, ठीक, ये लिखा हुआ है। अब इसी को मल्टीप्लाई करके फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन, तो ये मैंने इसको करके लिख दिया, दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली आई कैन डू इट फॉर R21, 1/2 के लिए किया था, R21 में ये किया तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ये माइनस साइन आ गया और R2 माइनस R1 रह गया, अगर R1 माइनस R2 करते तो नेगेटिव साइन हट जाता। तो इससे मुझे पता चलता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1, तो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये क्या हो गए, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, हेंस न्यूटन थर्ड लॉ इज आल्सो सेटिस्फाइड। क्या बोल रहा है कि ये F12 है और F21 है, एक दूसरे से अपोजिट पॉइंटिंग होंगे, they are pointing in opposite direction to each other and they are equal in magnitude। तो जब देखो न्यूटन लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है, अब आप लिख लो कहीं ना, 2-3 चीजें लिख लो। एक तो ये फॉर्मूला लिख लो बच्चों, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ अपने नोट्स में 2-3 चीजें लिखो, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²,
लिख लिया? Yes, sir. अब एक काम करो, अब ये फॉर्मूला लिख लो और ड्रॉ करना। देखो ऊपर वाला मत ड्रॉ करना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो कर लेना। दिस इज Q1 Q2 फोर्स F12 फोर्स F21, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो, बस ऐसे ड्रॉ कर लो। और नीचे जो है एक वेक्टर ड्रॉ कर लो ऐसे, इस वेक्टर को लिख दो R21। सिर्फ इतना ड्रॉ करके और ये फॉर्मूला लिख लो F12। लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. सर ठीक है। अब ये वाला लिख लो F21, उसी के नीचे जो लिखा है उसके नीचे लिख लो F21 माइनस ऑफ KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब। ये ध्यान रखना, देखो यार क्यूब हो जा रहा है, क्यूब स्क्वायर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इधर यूनिट वेक्टर की बजाय हमने वेक्टर लिख लिया है, इसलिए। अब इससे आगे फिजिक्स में क्या होगा कि चीजें भूलने लगोगे तुम, तो उसका एक इलाज है, प्रॉपर जो चीजें लिखवाई जाए लिख लो और साथ साथ क्वेश्चंस भी करते चले जाओ। तो एक बार क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो हमें कंसेप्ट उसी टाइम पक्का हो जाता है ना। तो आपको दिक्कतें तब आएंगी जब आप सिर्फ क्लास में पढ़ के और बाहर कोई एक दो क्वेश्चन भी नहीं करोगे, तो फिर ऐसा होगा कि भूल जाओगे धीरे धीरे चीज़ों को। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, अब जैसे कूलम्स लॉ पढ़ लिया, तो इसके वेक्टर फॉर्म के ऊपर या इस तरीके से दो तीन क्वेश्चन लगा लो, तो आपका जो है फिर उसी टाइम पे आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है डेवलप हो जाएगा। ताज़ा ताज़ा टॉपिक पढ़ा रहेगा तो वहीं के वहीं क्लोज हो जाएगा टॉपिक। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन जो वो है DPP शेयर करूंगा आफ्टर द क्लास, वो आप अटेम्प्ट करना जरूर, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन है उसमें, अटेम्प्ट करना उसको। सर, हाँ जी। सर इस चैप्टर की नोट्स भी भेज दीजिए। नोट्स भेज दिए बच्चे, आपके ग्रुप में नहीं आए क्या? सर वाले नोट्स जो आपने बनाए थे वो मैंने नहीं कौन आए। कौन से बनाए थे? क्लास में पढ़ाते टाइम बनाए थे जो? सर नो, जो आपने कहा था कि भेजूंगा। रिवीजन शीट, हाँ वो भेज दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भेज दूंगा। यस सर। वो भेज दूंगा, वो आ जाएंगे। और एक DPP भी शेयर करनी है। एक तो चार्ज की जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा उसकी भी शेयर नहीं हुई है आपके ग्रुप में, वो और दोनों कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब लिख लिया, तो एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कूलम्स लॉ। बहुत बेसिक क्वेश्चन तो नहीं करा रहा मैं, ये डायरेक्टली यही करते हैं ठीक ठाक क्वेश्चन। ट्राई करो, ड्रॉप मत करके जाओ यार, तुम्हें एक फॉर्म भी भरना है अभी, है ना। कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं। कुछ बच्चों की जो है ना कैपेसिटी एक एक घंटे की होती है, बस ले दे के मुश्किल से 1 घंटा बैठ पाते हैं।
पहले अज्यूम कर लो सब कुछ बच्चों, ठीक है। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at ऑप्शन डी किसका आया भाई, रुद्र का। अच्छा ठीक है, अच्छा इसका पोल लॉन्च कर देता हूँ मैं, सॉरी भूल गया। ठीक है, पोल में आंसर करेंगे जिनका भी आ जाएगा। तो क्या हो रखा है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट्स से आर, उनके बीच में कुछ फोर्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉइंट जो चार्ज ए था उसका कुछ चार्ज बी पे ट्रांसफर कर दिया, 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, देन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बिकम्स, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स होगा। The force between the two charges becomes, तो इसमें दो केस ड्रॉ होंगे बच्चों। देखो 4 बच्चों ने वोट किया, चारों का सही है, शाबाश, ठीक है। देखो क्या करना है अपने को, पहले मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये है फोर्स। तो क्या है इसकी वैल्यू, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स था इनिशियली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहले वाले चार्ज का 25%, चार्ज ए का 25% शुड बी ट्रांसफर टू चार्ज बी। चार्ज ए का 25% कितना होगा, Q/4। Q/4, ये प्लस का Q/4 ट्रांसफर किस पे होगा, माइनस क्यू, ठीक है, ठीक है। तो इसका सब्ट्रैक्शन के बाद Q/4 चार्ज रिमूव कर दिया चार्ज ए से, तो ए पे कितना चार्ज बच जाएगा, 3/4 क्यू, है ना। और बी पे जब चार्ज ये कितना बचेगा ऐड करने के बाद, बी पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस Q/4, तो कितना आ गया, -3/4 -3/4 क्यू, ठीक है। अब ये दो चार्जेस थे, इनके बीच का सेपरेशन चेंज हुआ है कि वही है, सेम है, सेपरेशन इज, चेंज हुआ है, मतलब डायरेक्ट सेपरेशन सेम है, इनके बीच की दूरी तो बराबर है ना, उतनी है, डायरेक्शन चेंज है। डायरेक्शन ही चेंज, इनके बीच का दूरी जो था प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वो उसी डिस्टेंस पे रखे है ना। यस सर। हाँ, तो अब सेकंड केस में फोर्स कैलकुलेट करो फॉर्मूला लगा के, एफ डैश बोल देते हैं इसको, इज इक्वल टू के Q1 की वैल्यू है 3/4 क्यू, एंड के Q2 की है -3/4 क्यू, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो इक्वल्स टू आएगा आपका कितना, -9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब बोलो कि रेशियो जो है, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स कितना हो जाएगा, इनका रेशियो पूछ रहा है ना, द रेशियो है ना, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, अच्छा एक सेकंड, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एफ, अच्छा अगर ये फोर्स एफ था इनिशियली, मेरे एफ की वैल्यू क्या है, एफ इज इक्वल टू ये, तो एफ के टर्म्स में पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू 9/16 एफ, तो मैं नेगेटिव साइन एफ में आ रखा था, तो ये नेगेटिव इधर भी आया, कट जाएगा, तो 9/16 एफ जो हो जाएगा एफ डैश। समझ आया बच्चों, यस सर। अब किसी को डाउट है वो डाउट पूछो, डाउट्स वाले बच्चे अनम्यूट करके पूछो। हाँ। कैसे आया? क्या बच्चे, 3/4 3/4 देखो, इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, तो 25% चार्ज माइनस करना है ना ए में से, तो ए का 25% कितना होगा,
क्यू का 25% क्या होगा? क्यू बाई 4। यस सर। तो क्यू माइनस क्यू बाई 4 क्या होता है? क्यू यस सर। क्यू माइनस क्यू बाई 4। 1 माइनस 3 बाई 4 करोगे, 1 माइनस 1 बाई 4 करोगे तो 3 बाई 4 क्यू आ जाएगा ना। और सिमिलरली वो ऐड कर दिया नेगेटिव 1 में 1 बाई 4 पॉजिटिव का, तो माइनस 3 बाई 4 क्यू आ गया। तो इससे आपका जो है ये कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। और डाउट है किसी बच्चे को? रुद्र प्रिया भारत समझ आया आपको? यस सर। ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करोगे, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है यहीं पे, ठीक है, तो देख लेना ये। देखो सेकंड केस में चार्ज हो गए आपके +3/4 क्यू, ये -3/4 में फॉर्मूला लगाया तो 9/16 एफ आ गया आपका। चलो एक और क्वेश्चन है, ये करो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी किसका आया बच्चे? शाबाश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। पोल लॉन्च कर देता हूँ इसके लिए यार, पार्टिसिपेट करो पोल में। लास्ट क्वेश्चन में केवल 13 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसको सॉल्व करके फिर पंकज सर आपको एक गूगल फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो, टाइम ले लो, 2-3 मिनट और लेना है, और अच्छे से करो, आंसर करो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जिनका ऑप्शन बी आ रखा है वो बढ़िया, शाबाश बच्चे। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा यार क्वेश्चन में कुछ डेटा ही नहीं दे रखा, अब क्या करूं, कहाँ भरूं इस डेटा को मैं, कहाँ वैल्यूज फिट करूं मैं, ये सॉल्यूशन आ जाए किसी तरीके से। देखो क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो। टू पिथ बॉल्स समझ लो कि थर्मोकॉल की बॉल्स है, कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the pith ball now becomes, ठीक है। पहले क्या थे? स्प्रिंग है, पहले क्या है कि स्ट्रिंग्स हैं, ये किसी हाइट मान लो, इसकी हाइट मैंने बोल दी, मान लो कि y है, ठीक है। और सेपरेशन r है दोनों के बीच का, तो आधे आधे में डिवाइड होएगा, ये r/2,
ये भी r/2, ठीक है। अब हाफ द हाइट के ऊपर क्लैम्प किया। केस नंबर 2 में क्या किया, ये जो हाइट है ये y/2 हो गई है, y/2। तो अब आपको क्या बताना है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द टू। तो ये कुछ हो गया, r' हो गया, मान लो r'/2 या r'/2। तो आपको r' की वैल्यू बतानी है, बेसिकल बात ये है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, वो दिमाग लगाओ कैसे करोगे। कूलम्ब्स लॉ लगेगा इसमें, और भी फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट भी लगेगा, और देखो कैसे करोगे, ठीक है। ऑप्शन बी किस किस का आ गया। नेहा आप बताओ बच्चे कैसे किया आपने, नेहा, ललित। बताओ कैसे किया। सर टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी करके। टी कहाँ पे आएगा, सर टी क्या है, टी व्हाट इज टी। सर टेंशन जो हमारा बॉल्स के बीच में लगा। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो आपका है वो टी है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो लेफ्ट वाली बॉल है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। स्ट्रिंग आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है, ठीक है। अब टी का जो एक कंपोनेंट होगा, टी सर का एक होगा mg वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। तो एक होगा वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, जो आपका आएगा टी cos थीटा, यस सर और एक वर्टिकल आएगा जो आएगा वो आएगा टी टी साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। और इस बॉल पे और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक लग रहा है mg, और एक लग रहा है नेचर कूलम्बिक फोर्स, एफसी बोल दो, रिपल्सिव, ठीक है। तो टी cos थीटा के बराबर जो है वो एफसी है, ठीक है। एफसी में तो कूलम्बिक फोर्स क्या है, एफसी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एफसी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। तो इसका चार्ज तो आपको कुछ दे ही नहीं रखा ना, कुछ और दे रखा, तो हमने इक्वल चार्जेस मान लिए ना, इक्वल चार्जेस को Q मान लिया। तो लेट्स के बी द मीडियम, Q अपॉन सेपरेशन r², ठीक है। तो ये एफसी हो गया, एंड इट इज इक्वल टू टी cos थीटा, ठीक। और टी साइन थीटा के बराबर क्या है, mg, टी साइन थीटा वर्टिकल बैलेंस किया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो टी cos थीटा डिवाइडेड बाई टी साइन थीटा अगर मैं करता हूँ तो टेन थीटा आएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा। इसके आगे खुद करो, टेन थीटा निकालो, टेन थीटा निकाल के आपको आर जो है, आर का रिलेशन और वाई का रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से थीटा से, ठीक है। टेन थीटा ही होगा वाई बाय, इधर टेन थीटा निकालता हूँ मान लो इस ट्राइंगल में, तो हिंट दे दे रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ से टेन थीटा जो है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू वाई बाय r/2, ठीक है। और यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा, KQ² बाय r², सॉरी mg अपॉन KQ² बाय r², ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करो, y और r के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगी, उससे कुछ करके आंसर निकालो। 2 मिनट सोचो करो, ठीक है। फाइनल स्टेप तुम बता ही दूंगा, FBT ड्रॉ करना था इसमें, समझ नहीं आएगा तो लास्ट में फिर से एक बार जीरो से दोबारा समझाऊंगा, बट एक बार ट्राई कर लो बच्चों, ऑनेस्ट ट्राई ले लो। जो ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगा रहा हूं मैं, और FBD ऑफ जो ये बॉल है हाईलाइट कर देते हैं, इस बॉल का FBD ड्रॉ किया है मैंने लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में। इस पे फोर्स लग रहा है टेंशन, ठीक है। और ये दो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इधर ये FC इस पे लग रहा है, इसी तरीके से FC इस पे इधर लग रहा है जो मैंने लगाया कूलम्बिक फोर्स। mg इसका डाउनवर्ड वेट है, वो लग ही रहा है, दिख रहा है, वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया। टेंशन इन द स्ट्रिंग T है,
और टी के दो कंपोनेंट के हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वाला जो एफसी को बैलेंस करेगा और वर्टिकल वाला एमजी को, तो उससे मुझे टेन थीटा यहाँ से टेन थीटा निकालना है, और सिमिलरली टेन थीटा यहाँ पे वाई बाय आर बाय टू होगा। अब देखो इनको इक्वेट करके रिलेशन निकालो। 10 बच्चों ने वोट किया है, बाकी सब भी करो वोट। क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको? सांप सूंघ गया कई लोगों को तो। अरे यार फिर से क्वेश्चन आ गया, अरे यार तो वही पढ़ाई तो पढ़ाई है। ट्राई करो, 1 मिनट और ले लो, और आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर समझना। और वो है फॉर्म भरना है, अभी ड्रॉप मत करना। लास्ट क्वेश्चन जरूर है लेकिन ड्रॉप नहीं करना है अभी हमें। आया बच्चा क्वेश्चन? कितने बच्चों से हो रहा है ये? 16 बच्चों ने, 18 लोगों ने आंसर कर दिया, शाबाश। मैक्सिमम लोगों ने ठीक ही किया है। अच्छा बी ऐसे ही टिक नहीं करना, बी आया है तो ही टिक करना। देखो अब क्या बच गया यार, सुनो, जो ये मेरी इक्वेशन आई है, इससे मैं अगर टेन थीटा निकालने लगूं तो क्या आएगा? टेंजेंट थीटा बच्चों, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कोस थीटा, टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक, राइट। और सिमिलरली इधर से टेन थीटा निकाला, वो वाई बाय आर बाई टू आ गया, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा y डिवाइडेड बाय आर बाई टू इज इक्वल टू एम जी ओके अपॉन के क्यू स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर, ये आर ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर, और ये टू किधर जाएगा यार, ये टू नीचे आएगा, टू के क्यू स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो देखो एम जी मास ऑफ द पिथ बॉल इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, क्यू इज कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से इक्वेशन आई कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c इंटू आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, वेयर c इज, ये मैंने खुद एज्यूम किया है, c इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई टू के क्यू स्क्वायर, ये मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि सारी वैल्यू कांस्टेंट थी, जितना लिखने के बजाय c लिख लिया सीधा। तो y इज इक्वल टू c इंटू आर क्यूब। तो y और r का आपको रिलेशन मिल गया, ठीक है, कि y इज डिपेंडिंग ऑन r टू डिग्री 3, ठीक है। अब मैं इक्वेशन को क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि लेट ये वाला y था, ये y बाई टू था, सेकंड केस में y बाई टू हो गया, तो मुझे r डैश निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि यार जो है y डैश किधर है, अगर y इज इक्वल टू सी बाय आर क्यूब है, सी इंटू आर क्यूब, और इसको डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को इससे, ये सेकंड वाले से y बाई टू से, ठीक है। तो y बाई टू शुड बी इक्वल टू सी इंटू आर डैश का क्यूब, ठीक है। तो अब r डैश निकालना है, इधर से r डैश निकालो, कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा r डिवाइडेड बाई टू की पावर 1/3, क्योंकि ये y से y डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, y से y डिवाइड करो तो 1/2 आएगा, 2 इज इक्वल टू c से c उड़ जाएगा, दैट इज इक्वल टू r बाय आर डैश का होल क्यूब, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ से करो तो आपका मिलेगा r डैश इज इक्वल टू r बाय 2 का क्यूब रूट, ठीक है। तो r बाई टू का क्यूब रूट जो है वही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
क्यूब रूट को ही बोलते हैं कि पावर 1/3, ठीक है। कुछ समझ आया? हमने रिलेशन निकाल लिया बच्चों आर और वाई के बीच में, तो अब आई वाई जैसे जैसे वेरी करेगा आर के हिसाब से हम निकाल लेंगे। ये y/2 दे रखा था, अगर y/2 के अलावा कुछ और दे रखा होता तो हम उसको लास्ट में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते इस इक्वेशन में, y/2 की बजाय कुछ और सब्सटीट्यूट करते तो उसके करस्पॉन्डिंग r की वैल्यू आ जाती, ठीक। नीचे इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। जो टेंशन का t cos थीटा वर्टिकल है, t sin थीटा हॉरिजॉन्टल, दोनों को इक्वेट किया तो tan थीटा आपका इधर से आ गया ये kq² r²mg, और इधर r/2y, इनको करके आपको जो है वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू ये आई, तो y इज सम कांस्टेंट इनटू r³। तो दोनों को सिमिलरिटी से हमने एज y टेंडिंग टू y/2 r' इज इक्वल टू r/2⁴ तो इतना इसको सॉल्यूशन को देखना। आज की क्लास यहीं तक है। एक चीज़ और बच गई, वो और देख लेते हैं जो हमने छोड़ दिया ये, ठीक है। कूलम्स लॉ का प्लॉट जो है, ठीक है, तो ये आपका प्लॉट कैसा होगा, फोर्स और आर, हाउ द फोर्स वेरीज विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस। अगर मीडियम को फिक्स कर दिया जाए, देखो 2 पॉइंट चार्जेस दिख रहे हैं आपको येलो कलर के, इन दोनों के बीच का मीडियम मैं बता दिया कि एयर है या कुछ भी है, ठीक है, तो के की वैल्यू फिक्स हो गई, के डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो के की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है, कांस्टेंट हो गई। Q1 Q2 मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया है, Q1 है Q2 है, तो ये भी फिक्स हो गया। नाउ हाउ द फोर्स वेरीज विद वेरिएशन ऑफ आर, तो जैसे जैसे इनिशियली आर मिनिमम है, मान लो ये Q2 इधर था तो यहाँ पे था, तो इनके बीच में फोर्स था 64 मान लो F, ठीक है। फिर थोड़ा आगे गया, ये इधर जाएगा तो फोर्स कम हो गया, और आगे गया तो फोर्स और कम हो गया, और आगे गया तो फोर्स और कम हो गया, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ वेरिएशन, है ना। तो दिस इज द 2 डिग्री प्लॉट, तो स्क्वायर लॉ का वेरिएशन है। एज द सेपरेशन बिकम्स डबल तो फोर्स बिकम्स 1/4। देखो पहले 0.5 आर था सेपरेशन, डबल हुआ तो 0.5 इंटू 2 हुआ तो आर हुआ, जब ये बढ़ गया तो फोर्स देखो 64 एफ से 64 एफ से कितना हो गया, 1/4 हो गया, 16 एफ। फिर ये फिर से डबल हुआ, आर से 2 आर हुआ तो फोर्स बिकम 1/4, 16 एफ का 1/4 4 एफ। देन फिर अगेन ये डबल हुआ, 2 आर से 4 आर, तो ये 4 एफ से एफ हो गया। तो देखो इसको बोलते हैं 2 डिग्री वेरिएशन। तो एज द सेपरेशन डबल्स फोर्स बिकम्स 1/4। तो ये आपका प्लॉट है फोर्स और आर का, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ आई। आज की क्लास में डाउट या कुछ क्वेश्चन में डाउट बताओ। इस क्वेश्चन में डाउट है तो इसको करना घर पे जाके, अभी इसको पढ़ना नोट्स में से, फिर समझना आए तो पूछना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर डाउट्स बच्चों? बोलो समझ आ गया? जिनको समझ आया कि उम्मीद थम्स अप, ये चीजें समझ आई। कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन किए, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में आज शेयर कर दूंगा, वो करना। इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, थोड़े बहुत टफ भी लगेंगे, तो हो जाएंगे, ठीक है। अब पंकज सर आपको एक गूगल फॉर्म भरवाएंगे, तो ओवर टू यू पंकज सर। यस सर। हेलो सर, हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल? गुड इवनिंग सर। बढ़िया, कैसा चल रहा है आप लोग का टूर?